हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एनिमल टिश्यूज। ये पर्टिकुलरली क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर 7 का पार्ट है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आज हम इसे शुरू करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 वीडियोज़ के अंदर कवर हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन जो है ये सिर्फ 4-5 पेजेस का पार्ट है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे अच्छे से कवर करना। और ये है भी काफ़ी इजी, तो आप इन वीडियो से अच्छे से इसे कवर कर सकते हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं पेज वाइज एनालिसिस, जिसमें ये जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन और पेज। तो यहाँ पर पास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस प्रोवाइड किया गया है आपको। जहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब जैसे क्वेश्चन लिखा है 1 क्वेश्चन, तो मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 10 सालों में इन पर्टिकुलर पेजेस से जो साइड में मेंशन है। तो आप इससे इंपॉर्टेंस का पता लगा सकते हैं किस क्वेश्चन कौन सी पेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 101 और 102 पेज से 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेन चैप्टर को विद द टैगलाइन एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगल वाला। सो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। तो ये सिंपल सी लाइन है। यहाँ पर बताया गया है कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। तो ये तो हमें पता ही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर एक सिंगल सेल होता है, वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। But in the complex body of multicellular organisms, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well organized manner. लेकिन जो multicellular organisms हैं उनकी complex body structure होता है और उनके अंदर काफ़ी सारे groups of cells जो होते हैं वो अलग अलग functions को carry out करते हैं एक proper manner में। The body of a simple organism like Hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands. तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, दैट इज हाइड्रा। ये काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर बना होता है और जो सेल्स का नंबर है वो थाउजेंड्स में भी जा सकता है। नेक्स्ट लाइन इज द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। तो ह्यूमन बॉडी के पास कितने सेल होते हैं? बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? तो अब ये सेल्स जो हैं काम कैसे करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंडर पढ़ेंगे। ये अभी तो इंट्रोडक्शन चल रही है, कुछ ऐसा खास नहीं आया है, तो आप बस इन्हें पढ़ते जाइए। नेक्स्ट लाइन इज, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with the intercellular substances perform a specific function. Such an organization is known as tissue. तो यहाँ पर हमें टिश्यू की डेफिनेशन बताई गई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये आपको ध्यान रखना है कि टिश्यू बनेगा कहाँ पर? मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर। तो ये क्या होता है एक टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर सेल्स होते हैं, डिसिमिलर, तो आएगा सिमिलर। एंड अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो ये भी ध्यान रखना है कि इंटरसेलुलर है या इंट्रासेलुलर है। आपको एक एक लाइन को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अब एनटीए जो है वो एनसीईआरटी फोकस्ड ही क्वेश्चंस पूछते हैं नीट के अंदर। तो आपको एक एक लाइन और एक एक वर्ड पर अच्छे से ध्यान देना है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखना है सिमिलर सेल्स हैं और किन के साथ? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो ये हो गई टिश्यू की डेफिनेशन। नेक्स्ट लाइन इज, यू मे बी सरप्राइज टू नोट दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम कई बार सरप्राइज होंगे कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो सिर्फ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज से ही मिलकर बने होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू होते कौन से हैं। Next line is, these tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. तो ये जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। और आगे भी अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। Next line is, when 2 or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system, that is digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissues, organs and organ systems split their work
in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सेल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. और यहाँ पर जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है अपने कामों को बांट के रखते हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है. मतलब एक एक काम जैसे पर्टिकुलर सेल का डिफाइंड है कि तुझे ये काम करना है. जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कर सकता, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं कर सकता. तो हर किसी का काम अलग अलग चल रहा है और वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर. नेक्स्ट टॉपिक इज 7.1 दैट इज एनिमल टिश्यूज. सो द फर्स्ट लाइन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है. ये हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा था. नेक्स्ट लाइन इज देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. तो इस वजह से टिश्यूज भी अलग अलग होते हैं और वो मेनली 4 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड हैं. 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू. तो अब हम एक एक कर इन सभी टिश्यूज को पढ़ेंगे. The next topic is 7.1.1 that is epithelial tissue. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेन से भी नोट किया हुआ है कि ये टर्म किसने दी थी, रोइश साइंटिस्ट ने. और एपिथेलियल टिश्यू होता कैसा है, एवेस्कुलर. एवेस्कुलर का मतलब होता है कि उसके पास ब्लड की सप्लाई नहीं होती लेकिन उसके पास नर्व्स प्रेजेंट हैं. और आपको ये ध्यान रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल भी हो सकता है, मीजोडर्मल भी हो सकता है और एंडोडर्मल भी हो सकता है. तो इसमें तो आपको तीनों ही चीजें याद रखनी है. और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं. तो आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन. दैट इज वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम. प्लूरल में हम इसे एपिथेलिया बोलते हैं. तो यहाँ पर सिंपल बताया कि एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी बोलते हैं और प्लूरल में उसे एपिथेलिया बोलते हैं. Next line is this tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. तो आपको याद रखना है कि टिश्यू के पास जो एपिथेलियल टिश्यू है पर्टिकुलरली उसके पास फ्री सरफेस होता है और वो फेस किस किस चीज को करता है, या तो बॉडी फ्लूइड को या आउटसाइड एनवायरमेंट को, और कवरिंग प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट लाइन इज द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल्स यहाँ पर कैसे पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, कंपैक्टली. कंपैक्टली मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं. तो आपको याद रखना है कंपैक्टली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम होता है. देखो अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो बीच का मैट्रिक्स तो कम ही होगा ना. नेक्स्ट लाइन इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. मेनली 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. Simple epithelium is composed of a single layer of cells and functions as a lining for the body cavities, ducts and tubes. Simple epithelium जो होता है वो single layer of cells से बना होता है. यही चीज आपको मेन ध्यान रखनी है कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम आपसे पूछा जाएगा. तो सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से बना होता है और कंपाउंड एपिथेलियम 2 या 2 से ज्यादा लेयर से. और एक फंक्शन क्या करता है मेनली सिंपल एपिथेलियम, ये लाइनिंग प्रोवाइड करता है बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स को. Next is a compound epithelium which consists of 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. तो compound epithelium का main function क्या होता है, वो protection provide करते हैं जैसे कि skin के अंदर. Next line is on the basis of the structural modification of the cells, simple epithelium is further divided into 3 types. ये काफी इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया है यहाँ पर, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर. तो अब हम देखेंगे इनके डायग्राम्स जो दिए हुए. तो आप देखिए फिगर 7.1, ये फिगर किस चीज की है, सिंपल एपिथेलियम की है. यहाँ पर हमें सारे टाइप के एपिथेलियल टिश्यू दिखाए हुए हैं. तो जो ए पार्ट में हमें दिखाया गया है दैट इज अ स्क्वैमस एपिथेलियम. आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में भी शो हो रहा है कि इसके फ्लैटेंड सेल्स हैं. ये डायग्राम आपको किस तरीके से कवर करना है, जैसे मान लीजिए आपको जो ए पार्ट में डायग्राम दिया हुआ है ये आपको शो कर देंगे और वो पूछेंगे कौन सा एपिथेलियम है, तो आपको बताना होगा स्क्वैमस एपिथेलियम है. या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मतलब अभी आप एग्जांपल्स जब कवर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका एग्जांपल कौन सा है. कई सारे एग्जांपल्स दे देंगे, मान लीजिए बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, जर्मिनल एपिथेलियम, ब्रोंकियोस. तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर से इस वाले पर्टिकुलर एपिथेलियम का कौन सा एग्जाम्पल है, दैट विल बी बोमेंस कैप्सूल. तो वो आपको सारे डायग्राम्स और जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए. सेकंड हमें बी पार्ट में शो किया गया है दैट इज क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल में आप देख सकते हैं क्यूब लाइक सेल्स आपको शो हो रहे होंगे. नेक्स्ट इज द सी पार्ट दैट इज कोलमनर एपिथेलियम. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके जो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है वो एट द बेस प्रेजेंट है. ओके
नेक्स्ट इज द डी पार्ट दैट इज कोलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया। ये मेरे टेस्ट में भी कई बार आता था, आपको ध्यान से याद रखना है इसे कि कोलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया है। यहाँ पर कई बार कंफ्यूज कर देते हैं क्यूबॉइडल सेल्स बियरिंग सीलिया, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आप डायग्राम में भी अच्छे से मार्क कर सकते हैं कि वो क्या शो हो रहे हैं हमें, दैट इज सीलिया, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है। जब आप इसके एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे, अभी जो हम नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, तो वो आप यहीं पर लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा बार हमारी आंखों के सामने से ये एग्जाम्पल्स जाएंगे तो वो हमें याद होते रहेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। So the next line is the squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cells with the irregular boundaries। तो यहाँ पर हमें squamous epithelium के बारे में बताया गया है कि एक सिंगल लेयर ऑफ थिन सेल्स से बना होता है जो कि फ्लैटेंड सेल्स होते हैं और उनकी बाउंड्रीज कैसी होती हैं, इरेगुलर। सिंगल लेयर तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो वो सिंगल लेयर से ही बना होता है। और आपको सेल्स की शेप हमने अभी डायग्राम में भी पढ़ी थी कि फ्लैटेंड सेल होते हैं और उनकी बाउंड्रीज कैसी होती हैं, इरेगुलर। नेक्स्ट लाइन इज दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो ये एग्जाम्पल्स एपिथेलिया के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, दैट इज वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। तो अब इनके फंक्शन भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं कि आपको वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल और एयर सैक्स ऑफ लंग का फंक्शन पता है ना, मेनली वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो उसी वही फंक्शन हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम का। नेक्स्ट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। क्यूबॉइडल हम डायग्राम से नाम से ही देख सकते हैं क्यूब लाइक सेल्स होंगे। नेक्स्ट लाइन इज दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स एंड किडनीज। तो ये हमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, दैट इज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनीज। और इनके मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ये हम जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनसे भी डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वही इस एपिथेलियम का भी फंक्शन होगा। द एपिथेलियम ऑफ द पीसीटी दैट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये आप एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, तो पीसीटी के पास क्या होता है, माइक्रोविलाई। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि पीसीटी हैज माइक्रोविलाई और सीलिया, तो आपको पता होना चाहिए कि पीसीटी के पास क्या होता है, माइक्रोविलाई। नेक्स्ट लाइन इज द कोलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो जो कोलमनर एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, टॉल और स्लेंडर सेल्स होते हैं। और सिंगल लेयर तो हमें पता ही है क्योंकि यहाँ पर हम अभी सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, ये हमने अभी डायग्राम में भी देखा था कि इनके जो न्यूक्लियस हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बेस पर। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये कहाँ पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक में और इंटेस्टाइन में। और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट लाइन इज इफ द कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर नोन एज द सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर जो क्यूबॉइडल और कोलमनर सेल्स हैं उनके पास सीलिया होगी उनके फ्री सरफेस पे, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये हमने अभी डायग्राम में भी देखा था। Their function is to move the particles or mucus in a specific direction over the epithelium। तो हम सीलिया के फंक्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका मेन काम क्या होता है, मूव करना पार्टिकल्स को और म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी रैंडम डायरेक्शन में नहीं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ही वो पार्टिकल्स को पुश करेंगी। They are mainly present in the inner surface of the hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। तो यहाँ पर भी हमें एग्जाम्पल दिया गया है। और एक चीज़ का जो आपको यहाँ पर मेन ध्यान रखना है, दैट इज द इनर सरफेस। यहाँ पर स्पेशली इनर सरफेस की बात की गई है, आउटर सरफेस होगा तो वो गलत होगा आंसर। तो आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, दैट इज द इनर सर्फेस ऑफ द होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड द फेलोपियन ट्यूब्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो द नेक्स्ट लाइन इज सम ऑफ द कोलमनर और द क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन एंड आर नोन एज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कई बार जो है कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, किस पर्पस के लिए, सिक्रीशन के लिए, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आपको ये तो पर्पस भी पता होना चाहिए कि वो क्यों स्पेशलाइज होते हैं, सिक्रीशन के पर्पस से, और बाद में हम उन्हें क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट लाइन इज दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो हैं दैट आर कंसिस्टिंग ऑफ द आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जिनका क्या नाम है, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ द क्लस्टर ऑफ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल सेलेवरी ग्लैंड। अभी हम इनके डायग्राम भी देखेंगे, लेकिन आपको ये दोनों के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है सेलेवरी ग्लैंड। Next line is on the basis of the mode of pouring of their secretion, glands are divided into two categories। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड
करे जाते हैं ग्लैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ द सिक्रीशंस। वो दो कैटेगरीज के नाम क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमें इनके एग्जाम्पल्स भी हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, digestive enzymes and other cell products. These products are released through the ducts or the tubes. तो आपको इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करते हैं, ये जहाँ पर भी सिक्रीशन करना होता है वहाँ पर डक्ट्स के थ्रू आते हैं ये, और इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। देखो एग्जाम्पल ऐसे इतने सारे जो दिए हैं वो आपको वैसे याद नहीं रखने, बस जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे ना उनकी सिक्रीशन हमेशा हार्मोन होती है, तो उसके अलावा जो भी आपको एग्जाम्पल में लगे तो वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट होंगे। और ये चीज़ याद रखनी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स के थ्रू फ्लो होता है। नेक्स्ट, इन दी कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और काफ़ी बार पूछी जाती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होती हैं या नहीं होती। तो इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं। दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। देयर प्रोडक्ट्स आर नोन एज द हॉर्मोन्स। तो इनके प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं हम, हॉर्मोन्स। दीज आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड। ये डायरेक्टली सिक्रीट करे जाते हैं बिना किसी ट्यूब और डक्ट के। आइए अब हम देख लेते हैं इनके डायग्राम, दैट इज द फिगर 7.2 ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें ए पार्ट में शो करे गए हैं दैट इज द यूनिसेलुलर ग्लैंड। इनके डायग्राम को आप बहुत अच्छे से कवर करें। कई बार डायग्राम आपको शो कर दिए जाएंगे क्वेश्चन में और पूछा जाएगा डायरेक्टली कि इस ग्लैंड के एग्जाम्पल बताओ, तो आपको यूनिसेलुलर ग्लैंड है या मल्टीसेलुलर ग्लैंड है उसके आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एनसीईआरटी में दो ही दिए गए हैं, गॉबलेट सेल और सिलेवरी ग्लैंड, तो ये आपको पता होने चाहिए। बी पार्ट में हमें मल्टीसेलुलर ग्लैंड शो किया गया है, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड, तो आप वो लिख सकते हैं। और यूनिसेलुलर ग्लैंड के एग्जाम्पल में गॉबलेट सेल्स, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, और एक और होता है पेनेट सेल्स जो कि लाइसोजाइम एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं। ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द कंपाउंड एपिथेलियम। Compound epithelium is made up of more than one layer, that is multi-layered of cells, and thus has a limited role in secretion and absorption. तो यहाँ पर हमें बताया गया कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये एक से ज़्यादा लेयर से बने होते हैं जिसे हम मल्टी लेयर्ड बोल सकते हैं, और इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत कम काम होता है। इनका मेन काम जो होता है वो प्रोटेक्शन में होता है। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन किसका मेनली काम था, दैट इज ऑफ सिंपल एपिथेलियम, और कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन। Their main function is to provide protection against the chemical and the mechanical stresses. तो इनका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। They cover the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the ducts of salivary glands and of the pancreatic ducts. तो एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें याद भी नहीं रहते हैं, तो इन्हें आप लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसी पेज पर फिगर 7.3 में हमें कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम भी शो किया गया है, तो आप इसे भी ध्यान से देख लेना। ये कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम है, कई बार आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है कि ये फिगर बना दी है और पूछा गया है कि कौन सा एपिथेलियम है। आपको ध्यान रखना है मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स होते हैं, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कंपाउंड एपिथेलियम है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट लाइन इज ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। ये तो हमें पता ही है कि एपिथेलियम जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इंटरसेलुलर मटेरियल तो कम ही होगा। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तो कुछ स्पेशल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। तो कितने टाइप के सेल जंक्शंस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, 3 टाइप के, एपिथेलियम में भी और बाकी टिश्यूज में भी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एपिथेलियम की बात नहीं हो रही है, बाकी टिश्यूज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज आर नोन एज द टाइट, एडहेरिंग एंड द गैप जंक्शन। तो ये 3 टाइप के जंक्शन है, फर्स्ट इज द टाइट, सेकंड इज एडहेरिंग एंड द थर्ड वन इज अ गैप जंक्शन। तो अब हम एक एक पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं नीट के क्वेश्चन में, आपको इनका फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। So the first junction which we have to study is a tight junction. Tight junctions help to stop the substances from leaking across the tissue. Tight junction का मेन काम होता है कि ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, ये लीकेज नहीं होने देते। Second one is the adhering junction. Adhering junction perform cementing to keep the neighboring cells together. ये एक तरीके से सीमेंट का काम करते हैं, ये जो नेबरिंग सेल्स हैं उन्हें आसपास रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द गैप जंक्शन. गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स. गैप जंक्शन जो हैं वो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ये एक से दूसरी तरफ
जो है कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकें, और ये कनेक्ट किस चीज़ को करते हैं, साइटोप्लाज्म को ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स फॉर द रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स द बिग मॉलिक्यूल्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज द आयंस, सेकेंड इज द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स द बिग मॉलिक्यूल्स। सो आज हमें यहीं तक कवर करना था। आई होप सो आपको पूरा एपिथेलियल टिश्यू का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।